वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियन हिस्ट्री। तो हमने पिछली वीडियो लेक्चर में हमने देखा था क्लास 6, मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई थी। तो आज हम क्लास 6 का क्विज करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द इंस्क्रिप्शन विच वॉज फाउंड इन खंडार इज रिटन इन संस्कृत एंड ग्रीक लैंग्वेजेस। सेकेंड है खंडार इज प्रेजेंट डे अफगानिस्तान। तो आप वीडियो को जरा पॉज कीजिए और सोचिए कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं गाइस, तो पहली स्टेटमेंट तो आपके पास हो जाएगी गलत, क्योंकि आपके पास जो खंडर इंस्क्रिप्शन है वो है ग्रीक और अमेरिक लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में है वो? ग्रीक और अमेरिक, ना कि संस्कृत। ठीक है, आप देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैक्सिमम ने आपने क्वेश्चन पढ़ाना और टिक कर देना, क्योंकि ग्रीक आपको दिखा, लेकिन इट इज ग्रीक एंड अमेरिक लैंग्वेज। सेकेंड मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो खंडर इज प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान, तो ये बिल्कुल सही है कि खंडार इंस्क्रिप्शन आपके अफगानिस्तान में है। अशोक रूलर अशोक ने उसे वहां पे इंस्क्रिप्ट कराया है ग्रीक और अमेरिक लैंग्वेज में ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 2 ओनली। मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करके आपको बता देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से आपके पास इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली जो साइड है ये लिखा है ग्रीक लैंग्वेज में, और नीचे वाली साइड आपके पास लिखी है अमेरिक लैंग्वेज में। तो इस तरह से 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। आंसर अगेन आपके पास 2 और नहीं आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को समझिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट डज नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स की। कौन सी ऐसी साइट है जो हंटर्स और गैदरर्स के एविडेंसेस हमें नहीं देती है, नॉट है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है बिम्बेटका। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है कि बिम्बेटका हमारे पास हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट का मतलब क्या है कि वहां पे लोग रहते थे, नेचुरल केव्स थी वहां पे जहाँ पे वो रहते थे। ठीक है, रॉक पेंटिंग करते थे वो वहां पे, बारिश से बचने के लिए केव्स के अंदर रहते थे वगैरह वगैरह। आपको भी मेरा बारे में पता है, तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि एविडेंसेस ऑफ हंटर्स एंड गैदरर्स के एविडेंसेस तो बिम्बेटका में है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हाँ, ये तो आपके पास डज नॉट प्रोवाइड द एविडेंस ऑफ हंटर गैदर, तो ये भी बिम्बेटका तो हंटर गैदर के एविडेंसेस प्रोवाइड करती है, तो ये तो इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड साइट है हंसगी। हंसगी की मैं बात करूं तो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि हंसगी एक पैलेयोलिथिक साइट है जिसके अंदर बहुत सारी पैलेयोलिथिक साइट्स है। मतलब ये कुछ इस तरह की साइट है हंसगी, और इसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी पैलेयोलिथिक साइट्स आपके पास आ जाती है। और यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको मिलते हैं, कलेक्शन ऑफ टूल्स, मोस्ट ऑफ द टूल्स आपके हंसगी में मिलते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है आपके पास हंसगी। और यहाँ पे टूल जो है वो लाइमस्टोन से बनते हैं। मैंने ये बताया था कि जो टूल्स है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ स्टोन से बनते हैं, इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि हंसकी में भी हंटर्स और गैदरर्स के एविडेंसेस आपको मिले हैं, यानी कि ये भी आपके पास आंसर नहीं है। कुरनॉल केव, जैसे ही नाम आया आपके पास दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए कि फायर सबसे पहले यहाँ पे ही डिस्कवर हुई थी, एसिड्स के ट्रेस मिले तो वो भी इंसानों ने ही किए होंगे। तो हंटर्स और गैदरर्स यहाँ पे भी थे आपके पास, मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब एक साइड बचा आपके पास चिरान, तो आप बिना सोचे, 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो बिना सोचे उस साइड को टिक कर दीजिए। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो आपने बताया, आपने इस साइड के बारे में तो ना आपने कल वीडियो लेक्चर में पढ़ा है ना कुछ। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये साइट आपकी न्यूलिथिक साइट है, और मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स में न्यूलिथिक के बारे में आपको बहुत ही कम बताया। मैंने आपको अभी तक आपको पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक से थोड़ा फेमिलियर कराया है। न्यूलिथिक हम आने वाली वीडियो लेक्चर्स में फेमिलियर होंगे। तो एक न्यूलिथिक साइट है बेसिकली, अभी आप इतना जान लीजिए। ठीक है, यही मैंने बताया है। यहाँ पे भी आंसर सी इसका चिरांड है। बिम्बेटका मैं बताऊँ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट है। हंसगी में लार्ज नंबर ऑफ टूल्स मिले हैं। कुरनॉल गेम में फायर के ट्रेसेस है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात की, एक क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया एक बार, भी तो मैंने इंक्लूड किया है। बिम्बेटका मैं बताऊँ कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा के किनारे बिम्बेटका साइट है, और वहीं पे हंसगी और कुरनॉल केव जो है वो तुंगबंद्रा रिवर के किनारे है। अब मैं बताऊं तो आप में से मैक्सिमम लोग टीवी देखते होंगे। ठीक है, सारे मैक्सिमम इंडिया की सारी जनता टीवी देखती है। तो उसमें एक शो आता है तेनाली रामा।
ठीक है। तो उसके एक हिस्टोरिकल शो है और उसमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बताया गया जिसे रूल कर रहे हैं कृष्ण देव राय। ठीक है, आप हिस्ट्री में भी आगे पढ़ा हो तो वहां पे भी इसके बारे में चर्चा है। विजयनगर एम्पायर जिसे रूल कर रहे हैं कृष्ण देव राय, और उस एम्पायर से आपकी जो टुंगबंद्रा रिवर है वो फ्लो करते हैं, यानी टुंगबंद्रा रिवर विजयनगर एम्पायर से फ्लो करती हुई जाती है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो ये देखिए भीमबेटका ये है और ये आपके पास नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये आपके पास नर्मदा रिवर है। वहीं पे मैं बात करूँ तो ये आपके पास हंसगी और कुरनौल केव्स है। ठीक है, ये आप रिवर देख सकते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी थोड़ी सी है नहीं। देखिए ये रिवर यहाँ से जा रही है, एक रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी ऊपर साइड को और एक ट्रिब्यूटरी नीचे साइड को है। तो जहाँ पे इस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, हाँ ये अलग, अब थोड़ा सा डॉट से लगा, जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं वो वाला पॉइंट आपके पास जो है वो है टुंगबंद्रा रिवर। ठीक है, तो वो हंसगी और कुरनौल केव्स उस रिवर के बैंक में ये साइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए इसको और अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। हंटर्स गैदरर्स लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपके पास है कि आपके हंटर्स और गैदरर्स 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे, जिसे हम पैलियोलिथिक साइट कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, ग्रासलैंड डेवलप्ड अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए और आपको पता चलेगा हाँ कि आपके ग्रासलैंड जो है वो 12,000 ईयर्स पहले ही डेवलप हुए हैं, जिसे हम मेजियोलिथिक हम कहते हैं, जहाँ पे हमारा क्लाइमेट जब वार्म और ड्राई होना शुरू हुआ, केटल्स आए हमारे पास। ठीक है, वो सारी चीज़ आपके पास हुई। तो वो कब हुआ था, ये मैंने सारी कथा आपको सुनाई थी पिछले लेक्चर में, 12,000 साल पहले। तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा सी, दैट इज बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज अ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट। तो आप बोलोगे सर नियोलिथिक तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये सारी साइट्स के नाम ही हमने पहली बार सुने हैं इन सारी साइट्स के, तो ये हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूँ, एग्री करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैंने आपको नहीं बताया है इन साइट्स के बारे में, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो लेक्चर में ये मैप्स दिखाया था। आप बोलोगे हाँ सर, तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो भी मैप आपको इन वीडियो सीरीज में दिखा रहा है वो मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैप आपको रट जाने चाहिए एकदम, उस मैप की हर एक चीज आपको याद होनी चाहिए कि उस मैप में क्या क्या था। अब ये देखिए, ये नियोलिथिक साइट आपके पास यहाँ पे है सेकंड नंबर पे, और ब्लू कलर का आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक स्क्वायर दिख जाएगा। ठीक है, तो पहली साइट हम देखते हैं, कौन सी साइट नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स पूछी है। पहली है मेहगढ़। मेहगढ़ ये रही, तो ये एक नियोलिथिक साइट है। ठीक है, ब्लू कलर का आपको वहां पे स्क्वायर दिख गया। सेकंड साइट है बुरजाहोम, ये रही, ये भी एक नियोलिथिक साइट होगी हमारे पास। तीसरी है महागढ़, महागढ़ ये रही। ठीक है, ये, और इसके साथ ऊपर है कोल्डिवा, उसके ऊपर है कोल्डिवा, और अगला ऑप्शन भी हमारे पास क्या है, कोल्डिवा। तो कोल्डिवा भी हमारे पास, महागढ़ और कोल्डिवा दोनों हमारे पास होगी। और अगली है दाउ जली हेल्डिंग, ये भी हमारे पास है। तो सारी की सारी साइट्स जो भी हमारे पास मेंशन किया है, दे ऑल आर नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास डी, 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी की सारी साइट्स आपके पास नियोलिथिक है। नियोलिथिक क्या है, क्यों हम इसे नियोलिथिक बोलते हैं, हम आने वाले अगली वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इन साइट्स को याद कर लीजिए कि ये साइट्स आपकी नियोलिथिक में आती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द context of the constructions of archaeological stone tools consider the following statement। ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप सारे के सारे आप सही करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। पहली स्टेटमेंट बोलती है, प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वर मेड आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स। जी हाँ, बिल्कुल पहली स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे आपके पास स्टोन टूल्स बनते थे उनको आप फैक्ट्री साइट, बेसिकली गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स, आपके हंटर्स और गैदरर्स जो थे उनको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन चाहिए थे। मैंने आपको बताया था कि इस तरह के बड़े पत्थर है, इस तरह से तो आप जानवरों को नहीं मार सकते, आपको शार्प टूल्स कुछ इस तरह के पत्थर चाहिए होंगे एजिस के लिए, ठीक है, जिनसे आप उनको मार सकते हैं। तो वो कहाँ मिलेंगे, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स आपको मिलेंगे फैक्ट्री साइट्स पे। तो ये तो हो गया बिल्कुल सही स्टेटमेंट। टेक्निक यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द स्टोन टूल्स कॉल्ड प्रेशर फ्लेकिंग। तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही है कि मेथड आपके पास
स्टोन टूल्स बनाने के दो मेथड है, एक स्टोन ऑन स्टोन और दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। तो अगेन इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास C1 एंड 2। हमने अब देखा दो टेक्निक है, एक स्टोन ऑन स्टोन और दूसरी होती है प्रेशर फ्लेकिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। Why did hunters and gatherers travel from places to places? कि हंटर एंड गैदर प्लेसेस टू प्लेसेस पे क्यों ट्रैवल करते थे? आपके पास क्वेश्चन ये है, सोचिए इस बारे में। इन सर्च ऑफ फूड, हाँ मेरे ख्याल से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सोचना तो अपने सोच ही लोगा, तो आपको आंसर भी पता लग गया होगा। तो चलिए देखते हैं। इन सर्च ऑफ फूड वंस द अवेलेबल प्लांट रिसोर्सेज हैज एग्जॉस्टेड, कि क्यों ट्रैवल करते थे? इन सर्च ऑफ फूड के लिए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर एक जगह पे रहते तो सारे प्लांट एनिमल्स खत्म हो गए थे वहां पे, तभी उन्होंने दूसरी जगह पे उन्होंने जाना शुरू किया। एनिमल्स मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर and gathered also animal move from one place to another. Hunters and gatherers also move from places to places while hunting them. तो ये भी आपके पास बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपके पास बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, plants bear fruit in different seasons, they might move from place to place in search of food। तो ये स्टेटमेंट भी अगर बिल्कुल सही, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लेक्चर देखी होगी तो तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है कि हंटर्स क्यों वो मूव करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C1, 2 एंड 3। ठीक है, इन फूड की मदद से एनिमल्स का पीछा करते हुए, क्योंकि वो हंटर्स और गैदरर्स थे, अब उन्हें खाने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो एनिमल्स का पीछा करते थे वो। और कुछ प्लांट्स होते थे या कुछ फ्रूट होते थे जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही उगते थे और एक पर्टिकुलर लैंड में, तो हो सकता है कि उन फ्रूट्स को या उन प्लांट्स को खाने के लिए वो वहां से एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा C1, 2 एंड 3। अगले क्वेश्चन तरफ मिलते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे को उम्मीद है आप सब सही करेंगे। ट्रेसेस ऑफ एश हैज बीन फाउंड इन विच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट्स? ये तो मुझे उम्मीद आप सारे इसको सही करेंगे कि आपके पास एशेस के ट्रेसेस आपको कौन सी साइट पे मिले हैं। तो आप लोगों को सबको पता है वो है कुरनौल के, जहां पे आपके पास फायर पहली बारी डिस्कवर हुई थी। आंसर आ जाएगा आपके पास B, कुरनौल के। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द context of the new changes that came for climatic change in the Middle East, consider the following statements। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। इन मैनी एरियाज इंक्रीजिंग टेम्परेचर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मैं बात करूँ तो मिडिल एज की बात हो रही है, यानी मेसोलिथिक की बात हो रही है। मेसोलिथिक में आपका टेम्परेचर जो है वो डेवलप होना इंक्रीज हुआ था, जिससे ग्रासलैंड की ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो गई थी। बिल्कुल सही है। लोग फिशिंग करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था। और कुछ जगह पे ग्रेन्स भी ऑटोमेटिकली उगने शुरू हो गए थे, जैसे कि वीट, बार्ले, राइस। तो ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स आपके पास सही है। तो आंसर आपके पास फिर से हो जाएगा D1, 2 एंड 3 ओनली। तो आपके पास आंसर है D1, 2 एंड 3, क्योंकि 12,000 साल पहले की मैं बात करता हूँ, क्लाइमेट जो है थोड़ा गर्म और वार्म और ड्राई होना शुरू किया। जैसे आजकल जब गर्मियाँ आती हैं तो ऑटोमेटिकली हरी घास उगना शुरू हो जाती है और वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स वगैरह उसको खाने के लिए वहाँ पे आ जाते हैं। तो ग्रासलैंड डेवलप हुई, कैटल्स वहाँ पे इंक्रीज, लोगों ने फिशिंग करना शुरू किया और वीट एंड बार्ले भी कुछ जगह पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन है स्टोन टूल्स हैव बीन यूज्ड फॉर, कि स्टोन टूल्स किस काम के लिए यूज किए जाते थे? डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट, ठीक है, जमीन को खोदने के लिए ताकि एडिबल रूट्स निकाल सके। और स्टिचिंग क्लोथ्स दैट मेड अप ऑफ एनिमल स्किन्स। अब यह बोलेंगे सर ये दोनों ही चीजें आपने बताई ही नहीं है स्टोन टूल के बारे में। आपने तो सिर्फ इतना बोला था कि वो उनको मारने के लिए यूज किया जाता था, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन, जिसके बारे में तो आपने बताया नहीं। हम कैसे बता सकते हैं इसका आंसर? तो मैं बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा आपके पास C, बोथ 1 एंड 2। आपके पास क्यों? क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो कुछ स्टोन टूल्स होते थे आपके पास जो बहुत ही शार्प, हम जिसे बनाते थे बहुत ही शार्प टूल्स, वो मीट कट करने के लिए या बोन्स कट करने के लिए था। ठीक है, आपकी जो पेड़ है, पेड़ की छाल निकालने के लिए भी हम उसे यूज करते थे, या फ्रूट्स और रूट्स वगैरह को काटने के लिए भी हम यूज करते थे। तो बेसिकली जो काम हम आज करते हैं हमें उसी को ही प्रीवियसली रिलेट करना है। ठीक है, जो हमारे पास सबसे पैनी छुरी होगी घर में, आप देखिए जो सबसे पैनी छुरी होगी उससे ही आप सब्जियां वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो आपके पास जो शार्प या पैनी छुरी नहीं होगी वो आपका और चीजें नहीं काटती। तो वो ये जो सबसे ज्यादा इनके पास शार्प टूल्स थे, शार्प स्टोन्स है, उससे वो मीट, बोन्स, फ्रूट्स वगैरह काटते थे।
और कुछ आपके पास ऐसे स्टोन्स थे जो इतने शार्प नहीं थे, वो आप डिगिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और कुछ बहुत ही ज़्यादा शार्प होते थे, वो आप एरोज और जो भाला स्पीयर वगैरह बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 की स्टोन टूल्स का मैं पूरा यूज़ बता दें कि आपको मैंने सारे बता दें कि आपको डिगिंग के लिए भी वो यूज़ होता था, ठीक है। आपका सॉरी फॉर दैट साउंड। तो आपका ये डिगिंग के लिए भी ये टूल आपका जो है वो यूज़ किया जाता था। आपके पास जानवरों को मारने के लिए भी ये टूल्स आपके स्टोन आपके पास यूज़ किए जाते थे। और भी बहुत सारे आपको मैंने चीज़ें हैं जिनके लिए आपके पास स्टोन जो है वो यूज़ किया जाता था, जैसे कि पेड़ की छाल निकालना हो गया, ठीक है, फ्रूट काटने के लिए हो गया, सब्जियों काटने के लिए हो गया, ग्राउंड को डिग करने के लिए हो गया, भाला बनाने के लिए, तीर कमान बनाने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास थी। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ये क्वेश्चन भी मेरे को उम्मीद है आप सारे ही इसका सही आंसर देंगे कि कौन सी साइट है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स के एविडेंसेस आपको मिलेंगे रॉक पेंटिंग के। मैंने आपको बताया कि एक ही साइट है आपके पास इन ऑप्शन में से जो है बिम्बेटका। बिम्बेटका एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपको रॉक पेंटिंग्स आपको वहाँ पे मिली है। एक्सप्लेनेशन की देने की कोई ज़रूरत मुझे लगी नहीं। उसके बाद मैं बात करूँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेलियोलिथिक पीरियड डिनोट्स द अर्ली फेज ऑफ स्टोन एज। ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे आप सही करेंगे। पहला है कि पहला क्वेश्चन तो हमारे पास है पेलियोलिथिक पीरियड डिनोट्स द अर्ली फेज ऑफ स्टोन एज। जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपके पास ट्रू है कि पेलियोलिथिक आपके पास जो है वो अर्ली स्टोन एज है, मेसोलिथिक आपके पास मिडल स्टोन एज है और नियोलिथिक आपके पास न्यू स्टोन एज है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके पास सही है। मैंने बताया है पहले मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, तो ओल्ड स्टोन एज। वैसे ही मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक न्यू स्टोन एज। तो आंसर इसका हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन जरा देखिए। अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग है, इससे पहले खुद कोशिश कीजिए सॉल्व करने की, ठीक है। खुद इसके ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, ध्यान से देखिए कि क्या है क्या नहीं है। मैच द फॉलोइंग है तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले है पेलियोलिथिक। तो पेलियोलिथिक आपको पता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो से ये एज चलती आ रही है, तो 12 मिलियन ईयर्स अगो। तो ए का हो जाएगा 2, ए का हो जाएगा 2, ठीक है। फिर है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक आपको पता है मिडिल स्टोन एज हम इसे कहते हैं, और ये 12,000 साल से 10,000 साल तक थी। तो अब बी का हो जाएगा 3, ठीक है। बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, लास्टिंग अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। फिर है मेगालिथिक। अब बोलोगे मेगालिथिक का तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक, ये है क्या। चलिए मान लेते हैं आपने नहीं नाम सुना। अब आती है डी के ले लेते हैं नियोलिथिक। नियोलिथिक आपको पता है कि ये है 10,000 साल पहले, तो डी का आ गया ए, ठीक है। तो ए का आ गया 2, यहाँ पे देखिए ए का 2 आ गया, ठीक है। बी का 3 आ गया, बी का 3 है, डी का 1 आ गया, सी हमें पता नहीं तो सी का ऑटोमेटिकली 4 आ गया। तो इसका आंसर आ गया मेरे पास ए, दैट इज 2, 3, 4, 1। अब मेगालिथिक क्या साइट है, तो बेसिकली मैं आपको अभी बता देता हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो में बता देता हूँ, आने वाले वीडियो लेक्चर में हम पूरे तरह से डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जहाँ पे आपको बहुत हैवी स्टोन्स आपको दिखते हैं तो उसे आप मेगालिथिक साइट कहते हैं। या बेसिकली मैं बोलूँ कि जो शमशान घाट, जिसे आज के हम बेसिक शमशान घाट बोलते हैं, जहाँ पे इंसानों को दबाया जाता है, या मैं कुछ ऐसा बोलूँ जहाँ इंसान को बरीड किया जाता है, बुरी किया जाता है, उसको हम मेगालिथिक साइट एक नाम देते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टोन्स आपको दिखाई देते हैं। आंसर आपके पास ए 2, 3, 4, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 13। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, 3 है स्टेटमेंट्स है। टूल्स ऑफ विच ऑफ द अबव मेंशन पीरियड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स और स्मॉल स्टोन्स। आप सोच रहे होंगे पढ़ा तो था, दिमाग में आ नहीं रहा। पढ़ा तो था मैंने, सर ने पढ़ाया जरूर था, लेकिन दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, ठीक है। माइक्रोलिथिक्स और स्मॉल स्टोन्स, देखिए हिंट लीजिए, स्मॉल स्टोन्स। तो पेलियोलिथिक तो आपको यहीं पे आप क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि पेलियोलिथिक में थे बड़े स्टोन्स, ठीक है। फिर है माइक्रोलिथिक, थोड़े स्मॉल स्टोन्स, ठीक है। सॉरी, फिर थे आपके पास स्मॉल स्टोन्स कुछ इस तरह के, ठीक है। थोड़े से शार्प टूल्स भी हम इसे बोल सकते हैं कि थोड़े से शार्प टूल्स आप ले लीजिए आगे से, ठीक है।
जिन्हें हम माइक्रोलिथिक्स कहते थे, ये है मेसोलिथिक पीरियड जो है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज टू ओनली, क्योंकि पैलियोलिथिक में बात करूँ तो पैलियोलिथिक में कुछ इतने बड़े स्टोन्स थे, मेसोलिथिक में कुछ इतने से, और नियोलिथिक में इतने से। नियोलिथिक में बहुत शार्प टूल्स आपके पास आ गए थे, बहुत ज़्यादा शार्प टूल्स, ये तो शार्प में से कोई भी नहीं है। पैलियोलिथिक में बता देता हूँ, कुछ इस तरह से ले लीजिए। मेसोलिथिक में बताऊँ तो कुछ इस तरह थोड़ा सा शार्प ले लीजिए। और नियोलिथिक में बताऊँ तो पूरी तरह से आप आगे इसको शार्प ले लीजिए, बिल्कुल भाले की तरह मारने, बिल्कुल बिल्कुल शार्प टूल्स आप नियोलिथिक में थे। तो आपके पास जो माइक्रोलिथिक, ये जो वर्ड है, इस ये जो मेसोलिथिक में आपके पास टूल्स थे, उन्हें हम माइक्रोलिथिक्स कहते थे। ये आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। मेसोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ हंसगी, consider the following statement. Hansgi has received many evidence of the early Paleolithic site and most tools are made up of sandstone. जरा सोचिए क्या गलत है इस क्वेश्चन में, क्या हो सकता है इसका आंसर। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया है हंसगी एक ऐसी साइट है जिसमें बहुत सारी पेलियोलिथिक साइट आपके पास है। और मोस्ट टूल मेड अप ऑफ सैंडस्टोन, जी नहीं, ये लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इसका आंसर है कि मैक्सिमम टूल जो है वो लाइमस्टोन से बने हुए तो है, बने हुए हैं या बना करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास A1 ओनली। ठीक है, हंसगी एक पेलोलिथिक साइट है जो कि कर्नाटका में है। लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यहाँ मिलते हैं, और जो टूल्स है वो मेड अप किस होते हैं, लाइमस्टोन से बने हुए वो टूल्स आपके पास होते थे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और आपने फिर से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है हाउ मच डू यू स्कोर, आपने कितना स्कोर किया। ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, जिस क्वेश्चन में आपको आपका दिमाग बहुत लगेगा। देखिए, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स आर द प्लेसेस वेयर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, टूल्स that were made and perhaps discarded because they were not perfect and chips of the waste stones were left behind. आप बोलोगे सर इतनी बड़ी स्टेटमेंट मेरे तो दिमाग में ही नहीं कुछ गया कि इन्होंने बोला क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग, प्रीवियस ईयर ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है। हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स आर द प्लेसेस वेयर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स, फैक्ट्री साइट एक ऐसी प्लेस है जहाँ स्टोन के ब्लॉक्स आपको मिलते हैं। ठीक है, टूल्स वर मेड एंड परहैप उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया था क्योंकि वो परफेक्ट नहीं थे। ठीक है, मतलब हैबिट फैक्ट्री साइट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आपको अलग अलग स्टोन के टुकड़े आपको मिलते हैं। ठीक है, आपको टूल्स वहाँ पे दिखते हैं, और वो टूल्स यूज़ करने के बाद उनके फेंक दिया जाता था क्योंकि वो अच्छे नहीं थे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे था, बताता हूँ। देखिए, पैलियोलिथिक था जहाँ पे इतने बड़े स्टोन्स थे, फिर आपके पास मेसोलिथिक आया, और फिर न्यूलिथिक आया। तो ये स्टोन्स थे, इनको आपने यूज़ किया, फिर इनको डिस्कार्ड कर दिया। इन स्टोन पे आए, इनको आपने यूज़ किया, इनको डिस्कार्ड कर दिया। फिर आप इन स्टोन्स पे, इनको आपने यूज़ किया, बाद में इनको भी आपने डिस्कार्ड कर दिया। तो पहली स्टेटमेंट आपको समझ आई किस तरह से ये सही बैठी, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइड, आपको समझ में आई ये स्टेटमेंट, ये हो गया आपके पास ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट बात करूं, भिमबेटका इज प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक केव्स। क्या है ये, प्रेजेंट डे बेस्ट एग्जांपल ऑफ रॉक केव्स। और सोचो कि सही भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान देखी हो तो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, इट इज इन मध्य प्रदेश, इट इज इन एमपी, दैट इज इन मध्य प्रदेश में आपकी जो है भिमबेटका है। तो इसका एग्जाम्पल फिक्स हो जाएगा 1 ओनली, की पहली ही स्टेटमेंट आपके पास सही है। तो यहाँ पे आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर जो है कि आउट ऑफ 15 आप कितना स्कोर कर पाए। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस कोर्स को आप आगे देखते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।